दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार केस स्टडी लेके आया हूँ। लक्ष्मी नारायण योग बहुत बड़े उद्योगपति का योग हो सकता है, बहुत बड़े कलाकार का योग हो सकता है, हजारों करोड़ का आदमी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। लोग कहेंगे यार ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। लगन का स्वामी जब पंचम भाव में जाता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, सदा प्रतिभा संपन्न होता है। धर्म कर्म में भी विशेष रुचि होती है। फिल्म मेकिंग हो गई, आर्ट हो गई, ड्रामा हो गया। और जब वो अपने मित्र के साथ बैठ जाए, वो भी खास मित्र के साथ बैठ जाए, वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार केस स्टडी लेके आया हूँ और आप तो जानते ही हैं केस स्टडी में होगी कुछ लर्निंग्स। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे सूत्र। आप इसको समझते रहिए और देखते रहिए कि होता क्या है। एक्चुअली में मामला है ये कि जन्म पत्रिका को देखते कैसे हैं और जन्म पत्रिका को देखते समय अक्सर लोग क्या गलती खा जाते हैं। आइए देखिए, आपके सामने यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली है, 3 नंबर से शुरू है। आप लोग सभी जानते ही हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लगन कैसे देखें। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर जा करके देखिए। यह कि यहाँ पर नंबर 3 होने से ये मिथुन लगन है। लगन का स्वामी बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह आपका पंचम भाव में बैठ गया। ये 5वां भाव है। 1 2 3 4 5 भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। मिथुन लगन, लगन का स्वामी लग्नेश जो कि है बुध, बैठा है पंचम स्थान में। पंचम स्थान में बुध का बैठना लग्नेश बन करके मिथुन लगन वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में बैठे हैं शुक्र ग्रह है जो कि बुध के ही मित्र हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? बड़ी आसान भाषा में आप कहें लग्नेश पंचम भाव में अपने परम मित्र ग्रह के साथ बैठा है। ये तो बड़ी शानदार बात हो गई। पहले समझते हैं कि लग्नेश पंचम में बैठे तो क्या परिणाम आता है। लगन का स्वामी जब पंचम भाव में जाता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, क्रिएटिव होता है, सदा प्रतिभा संपन्न होता है। धर्म कर्म में भी विशेष रुचि होती है, खास करके मंत्र साधनाओं में, मंत्र जप के अंदर विशेष रुचि इनकी अक्सर देखी जाती है। एंटरटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फिल्म मेकिंग हो गई, आर्ट हो गई, ड्रामा हो गया, एक्टिंग हो गई, या किसी भी तरह की कोई गाना हो गया, कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी आर्ट हो गई, उनमें इनकी रुचि विशेष रूप से देखने योग्य होती हैं। चलो ये तो बात बहुत अच्छी हो गई। और जब वह अपने मित्र के साथ बैठ जाए, वो भी खास मित्र के साथ बैठ जाए, तो ज्योतिष में ये भी देखना होता है कि जो मित्र ग्रह है ये कौन से भाव का स्वामी है। तो आइए, मिथुन लगन में शुक्र ग्रह तुला राशि का स्वामी, यानी कि पंचम भाव का स्वामी स्वयं शुक्र ही है। और वैसे तो ये 12वें भाव का मालिक भी है, पर यहाँ पर एक बहुत प्यारा योग बन गया। वो योग क्या बना? लग्नेश और पंचमेश साथ साथ बैठे हुए हैं। तो आप इसे ऐसे लिखो, लग्नेश और पंचमेश ये एक साथ बैठे हुए हैं। लग्नेश और पंचमेश जब एक साथ बैठ जाएं, ये भी बड़ा प्यारा और बड़ा सुंदर योग माना जाता है।
इसको आप ये भी कह सकते हो केंद्र और त्रिकोण का संबंध, केंद्र और त्रिकोण का संबंध। जी देखा, ये केंद्र है, 1 4 7 10 ये केंद्र स्थान होते हैं, 1 5 और 9 ये त्रिकोण होते हैं। तो पहला भाव जो होता है ये केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। अब केंद्र त्रिकोण का जब संबंध बनता है तो उसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग। लोग कहेंगे यार ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई कि पंडित जी आपने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था लक्ष्मी नारायण योग बहुत बड़े उद्योगपति का योग हो सकता है, बहुत बड़े कलाकार का योग हो सकता है। कहने का मतलब हजारों करोड़ का आदमी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सौंदर्य, व्यक्ति को हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। एक्चुअली में मैं आपको बात बताऊं, ये युवा हमारे पास यही प्रश्न लेकर के आया, क्योंकि इन्हें आज तक जन्मपत्री के जिस भी व्यक्ति ने देखी, सभी ने एक चीज़ बोला कि अरे वाह, आपका तो एक तो शुक्र सौग्रही हो गया, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र ग्रह का सौग्रही हो जाना, सौग्रही का मतलब होता है अपनी ही राशि में बैठना, अपने ही स्थान में बैठना। एक तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, शुक्र सौग्रही हो गया है, यानी पंचमेश अपनी ही राशि में बैठ गया है, बहुत उत्तम योग हो गया। तुम्हें तो हर तरह की मौज में रहेगी। विशेष करके शुक्र 25वें वर्ष की आयु तक अपनी सुख सुविधाओं से लबरेज कर देता है इंसान को। और शुक्र की एक खासियत है, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं देता, या आप कह सकते हो बहुत ही ऐशो आराम के में जीवन को निकालता हुआ धन अर्जित करता है। वाइट कॉलर जॉब करता है, हार्डवर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी धन जीवन में बहुत आता है। प्रश्न था पंडित जी ऐसा क्यों है, तो इस केस स्टडी के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो मैं अभी आपको नक्षत्र के माध्यम से समझाता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, और एक कारण है उसके नवांश कुंडली के अंदर भी समझाएंगे हम कि नवांश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर जब हम नवांश की स्टडी करते हैं, आपने हमारे बहुत वीडियो देखे होंगे, मैं हर वीडियो में लगभग जब केस स्टडी करता हूँ तो एक बात बताता हूँ, जिस ग्रह पर भी आपको डाउट है अच्छा होने का या बुरा होने का, दोनों स्थितियों में आप उसकी शक्ति का प्रभाव देखने के लिए D9 चार्ट का अध्ययन कर लें। D9 चार्ट में अगर वह ग्रह अपनी पावर को इम्प्रूव कर जाता है, अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करता है, तो वह ग्रह अपने अच्छे परिणाम देगा। और अगर वह डाउनग्रेड हो जाता है तो बेशक वो D1 चार्ट में अच्छा दिखाई दे रहा हो, पर D9 चार्ट में डाउनग्रेड होने के बाद वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले बुध को जब नवांश कुंडली में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बुध ग्रह तो आपका पंचम भाव में ही बैठा है। D1 चार्ट में भी पंचम में बैठा है, D9 चार्ट के अंदर भी पंचम में ही विराजमान है। इसे भावोत्तम भी कहा जाता है। और भावोत्तम यानी पंचम भाव तो नो डाउट अच्छा हो गया है ना, भाव उत्तम हो गया, पर यहाँ पर बुध ग्रह भी जो है उत्तम हो गया, ये भी कोई कमज़ोर नहीं है। पर जब हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र, गुरु और केतु एक साथ बैठ गए हैं। यहाँ पर शुक्र की कंडीशन कुछ हल्की सी कमज़ोर हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं हुई, कुछ डाउनग्रेड जरूर हुई है। हाँ, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ ये केंद्र त्रिकोण में ही नहीं विराजमान,
बल्कि तीसरे भाव में बैठ गया, ऊपर से गुरु ग्रह के साथ बैठ गया। अब आप लोग तो जानते हैं, एक देवताओं के गुरु हैं और एक जो है दैत्यों के गुरु हैं, तो दोनों में आपस में कैसी अंडरस्टैंडिंग है आप तो समझते ही हैं कि ये दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लाइक नहीं करते, दोनों की सोच विचार आपस में मिलते ही नहीं है। और ऊपर से केतु जैसा ग्रह भी साथ में आ गया, इसने और ज़्यादा चीज़ को खराब करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि केतु, गुरु, शुक्र तीनों एक साथ बैठ गए। कहने का मतलब जो है ये शुक्र अपनी पोजीशन कोई खास इंप्रूव नहीं कर पाया। अच्छा, ये गलती से किसी ने राहु यहाँ पे लिखा था तो हटा दिया। राहु एक्चुअली में कुंडली के 9वें भाव में है कि बुध ग्रह तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है पर शुक्र पीड़ित हो गया। चलो और तरीके से देखते हैं इसको, फिर हम आएंगे आपकी असली बात पे। अब हम देखते हैं नक्षत्र। अक्सर लोग ये गलती खा जाते हैं, जब भी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और कोई ग्रह स्पष्ट रूप से निर्णय ना दे पाए, जो उस व्यक्ति के जीवन में लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो लक्षण आपकी कुंडली से मैच ना करे, तो समझना चाहिए अभी सूत्र सही ढंग से नहीं लगा या कहीं पर गलती हो रही है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते रहना चाहिए, तो आपके लक्षण सही समझ में आ जाएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बुध और शुक्र ग्रह को लेकर के। जी हाँ, बुध ग्रह के लिए सबसे पहले उसके नक्षत्र में जाएंगे हम। ये बुध ग्रह है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लिब्रा यानी कि तुला राशि में, और यहाँ पर देखें विशाखा नक्षत्र में है, तीसरे चरण में। जी हाँ, ये विशाखा नक्षत्र जो है ये गुरु का नक्षत्र होता है। और अभी तो आपको बताया कि जो गुरु है उसकी जो फिलॉसफी है वो खास करके बुध के साथ मैच नहीं करती है। बुध विशेष रूप से फाइनेंस, स्वार्थ, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बुध ग्रह में स्वार्थ की भावनाएं बहुत होती है। तुम मुझे क्या दोगे, तुम जो मुझे दोगे मैं उतना ही दूंगा, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, बिल्कुल गणित के अनुसार चलने वाला ग्रह है। खैर, गुरु ऐसे नहीं चलता। गुरु का तो देखता है कि इस व्यक्ति की आस्था कैसी है, इस व्यक्ति की भावनाएं कैसी है। भावनाओं के अनुसार, आस्थाओं के अनुसार और कर्मों के अनुसार गुरु ग्रह परिणाम दे देता है। पर बुध जो है बिल्कुल कैलकुलेटिव है। खैर, कुल मिलाकर के बुध ग्रह का गुरु के नक्षत्र में बैठना कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। दूसरा देखें शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह भी तुला राशि में बैठा है और सेम विशाखा नक्षत्र में पहले चरण में बना है। अभी आपको बताया था गुरु और शुक्र का संबंध। खैर, नट सेल में बात यह है, ना ही तो बुध ग्रह अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर पाया, ना ही शुक्र ग्रह कोई खास इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। यानी D9 में भी इम्प्रूवमेंट जो दिखाई दे रही थी वो नक्षत्रों के आधार पर नहीं जा रही। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बात तो ठीक है पंडित जी, हम लोग तो कभी अक्सर देखते ही नहीं है, अक्सर नक्षत्र इग्नोर किया जाता है, नक्षत्र को भी देख लेना चाहिए। वैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे, हर चीज जो है, हर चीज आपके D1 चार्ट से निकल करके आनी चाहिए। कहने का मतलब हर तरह का परिणाम, हर तरह का इवेंट्स, ये मेन नेटल चार्ट्स है, इससे निकलना चाहिए। D9 कोई अलग सी चीज़ नहीं दिखा सकता। D9 चार्ट ज्योतिषाचार्य की बात को ही कंफर्म करने के लिए होता है। नक्षत्र भी इसी तरह से आप उपयोग कर सकते हो। अब D1 में क्या गड़बड़ हुई थी? D1 में गड़बड़ सबसे बड़ी हुई
कि राहु जो लगन कुंडली में लगन पर बैठा है, जैसे ही राहु की दृष्टि इस लक्ष्मी नारायण योग पर पड़ती है, ये योग ही भंग हो जाता है। तो जिस लक्ष्मी नारायण योग की हम बात कर रहे हैं, ये योग भंग हो गया। दूसरा कारण, लगन की रक्षा करने की जिम्मेवारी 2 ग्रहों के ऊपर है। यानी लगन के जो दोष होते हैं, अगर लगन में किसी भी प्रकार का दोष आ जाए, उसको गुरु और बुध संभाल सकते हैं। पर गुरु जो है स्वयं राहु के साथ फंस गया बेचारा। अब ये और भी बड़ी समस्या हो गई, वो कैसे संभालेगा इसको? गुरु स्वयं राहु के साथ फंसा हुआ है और बुध ग्रह राहु की दृष्टि में आ गया। राहु पंचम दृष्टि, अब इसको दृष्टि तो नहीं बोलना चाहिए, आप ये रख सकते, ये कह सकते हो कुंडली के में अपने से 5वें स्थान पर राहु अपना प्रभाव रखता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो। तो आप देखें, बुध भी राहु के प्रभाव में, गुरु भी राहु के प्रभाव में। अब इस कुंडली को राहु चला रहा है एक प्रकार से। और राहु करता क्या है? राहु ने तो काम ही अप एंड डाउन वाला काम है। कभी अच्छा कभी दिशा भ्रमित करके रखता है, व्यक्ति को कंफ्यूज करके रखता है। अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति को इस बहुत बढ़िया जो सुंदर योग बन रहा है, इसका लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए? चलो मैं क्या करना चाहिए वो तो बताऊंगा। पहले इस युवक की जो समस्या थी वो भी मैं बता दूं। युवक की समस्या मैंने बताया था, बेचारा कंफ्यूज था क्योंकि बहुत अच्छा योग था, योग फलित नहीं हो रहा। फिर प्रश्न उठता है जी D9 में तो हो रहा होगा। अरे भैया, जो चीज़ D1 नहीं निकाल रहा, D9 कहाँ से निकाल देगा? D9 भी वही बात कहेगा। D9 देखें, जो बुध हमारा शनि के साथ बैठा था, बुध और शनि आपस में मित्र है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो राहु बैठा है, राहु नौवें प्रभाव, यहाँ से दृष्टि बोल रहा हूँ मैं, दृष्टि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, राहु 9वीं दृष्टि से बुध को देखता है। और गुरु यहाँ पर फिर पीड़ित है, शुक्र फिर पीड़ित है। बुध और शुक्र दोनों के दोनों राहु से प्रभावित है, दोनों में कोई सुधार नहीं हुआ। और नक्षत्र तो आपने देख ही लिया, D1 में भी पता लग गया, D9 में भी पता चल गया, और नक्षत्र के माध्यम से मालूम लग गया। अब हम इस निर्णय पे पहुंच गए कि ये योग फलित नहीं हो रहा। अब युवक की समस्या, युवक चाहता है कि फलित हो। अगर ऐसे जातक को अब कुछ लाभ उठाना है लक्ष्मी नारायण योग का, तो राहु का काम जो है इंसान को कन्फ्यूज़न देने का है। कन्फ्यूज़न से दूर करने के लिए उसको कुछ टूल्स अपनाने चाहिए जीवन में, कुछ रूल्स अपनाने चाहिए जीवन में। अपने बड़े बुजुर्गों से बिना पूछे या एक्सपर्ट एडवाइस के बिना जीवन में कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। चाहे दिमाग, खुद का मन चीख चीख के कहे कि मुझे ये काम करना चाहिए, पर ऐसे लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस की निहायत आवश्यकता होती है। अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए ऐसा व्यक्ति जिसकी बात को माने, दिल से स्वीकार करे, तो उन्हें काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बुध ग्रह को पावर देने का प्रयास करें। बुध काफ़ी कमज़ोर स्थिति में चला गया। शुक्र को भी बलाबल देने का प्रयास करें। रतन धारण कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, और अन्य कुछ विधियां बताई गई। मेरा ये मानना है परिणाम अवश्य आएगा, और आप देखते रहें। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी? कुंडली का विश्लेषण कैसा लगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कुंडली विश्लेषण करना सिखाएं, आप क्लास में तो पढ़ाते ही हो, तो हम लोग कुंडली विश्लेषण भी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अच्छा, आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये तो लिखेंगे ही आप, क्या सीखा ये ज़रूर लिखें।
ये ज़रूर हमें बताएं। आप जब लिख बताएंगे कि आपने कौन सा सूत्र यहाँ से सीखा, नया सूत्र क्या सीखा है, तो हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। और यदि आपके जीवन में भी उच्च के ग्रह हैं, स्वग्रही हैं, राजयोग बना हुआ है पर फलित नहीं हो रहा है, तो आप भी लिखिएगा, क्योंकि ये योग भंग भी हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।